हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 11 दिसंबर 2020 और इंडियन एक्सप्रेस के इम्पोर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स को देखते हैं। साथ में एक्सप्लेन पेज को भी देख लेंगे इसमें, और एडिटोरियल आइडिया पेज ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख सकते हो आप गार्गी क्लासेस की प्लेलिस्ट में जाकर के, या फिर जो वीडियोस अपलोडेड है उसमें सबसे लेटेस्ट वो ही अपलोडेड है। ठीक है, तो फ्रंट पेज पे दो ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई हुई है, उनके बारे में डिटेल में देखेंगे। एक तो ये जो नई पार्लियामेंट की फाउंडेशन स्टोन पुट कर दी गई है हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, तो इसमें क्या उन्होंने स्पीच दिया है, डेमोक्रेसी का, हमारे कल्चरल वैल्यूज़ का, गुरु नानक जी को याद किया गया है, क्योंकि अभी सिखों के द्वारा या जो फार्मर्स हैं पंजाब के, उनको उनके द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उनको किस तरीके से पैसिफाई कर सकते हैं। तो एक आर्टिकल ये देखेंगे, इसमें जो स्टेटमेंट्स हैं वो अपने ऐसे राइटिंग में कहीं पे काम आ सकते हैं या फिर कहीं आंसर राइटिंग में। तो फर्स्ट न्यूज़ तो ये है। फिर इसके अलावा अपन बात करेंगे ये फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स के बारे में, जो सर्विस सेक्टर में जो भी कंपनीज़ हैं उनके टाइमिंग को फ्लेक्सिबल करना, और वर्क फ्रॉम होम को कोई ऑप्ट करना चाहे सर्विस सेक्टर में वर्कर्स जो हैं वो, तो उसके लिए फैसिलिटेट करने के लिए अभी कुछ गाइडलाइंस बनाने की बात की जा रही है जो लेबर मिनिस्ट्री है उनके द्वारा। तो देखेंगे क्या पूरा मुद्दा है। बाकी आर्टिकल्स जो है वो कुछ काम के लगे नहीं मुझे, तो दो आर्टिकल हम बात करेंगे फ्रंट पेज से, बाकी फिर देखते हैं आगे। फिर आप पेज नंबर 4 पे देखोगे तो गवर्नमेंट ने अभी डिसाइड किया है जो जेई मेंस के अटैम्प्ट्स हैं अब उनको 2 से बढ़ा करके 4 कर दिया है। जानेंगे इस आर्टिकल में भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारे कभी केस स्टडी का पॉइंट आए तो उसमें हम कभी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्सपीरियंस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा आर्टिकल है। इसके अलावा हम देखें, ये वाला पेज है पेज नंबर 5, इस पे दोनों आर्टिकल्स बहुत अच्छे हैं, दोनों आर्टिकल्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। जिसमें एक तो आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग ADMM+ मीटिंग हुई है, जिसमें हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने बहुत से कंसर्न्स रेज किए हैं अभी सिक्योरिटी को लेकर के, तो जानेंगे इस आर्टिकल को भी। और ये दूसरे वाला आर्टिकल है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा आर्टिकल आपको जहाँ तक नोट करने के काम आ जाएगा, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। WHO की जो ग्लोबल डेथ के लिए रिपोर्ट आई है 2019 की, तो उसमें पता पड़ा है कि हार्ट डिजीज़ अपने आप में बहुत बड़ा कारण बन रही है डेथ्स का। 16% ग्लोबल डेथ जो हुई है 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, वो किसकी वजह से हुई है? हार्ट डिजीज़। तो पूरा आर्टिकल देखेंगे, बहुत अच्छा आर्टिकल है। फिर नेक्स्ट पेज पे अगर देखें तो एडिटोरियल पेज अपलोडेड है, आइडिया भी अपलोडेड है। एक्सप्लेन पेज पे हम दो आर्टिकल्स देखेंगे। एक तो ये फ्रांस में अभी नया लेजिस्लेशन, नया बिल लाया गया है एक रेडिकल इस्लामिज़म के अगेंस्ट में। ठीक है, ज़्यादा रेडिकलिज्म फैलाने वाले इस्लामिज़म के अगेंस्ट में। देखेंगे क्या क्या प्रोविजंस है, कैसे रिएक्शंस आ रहे हैं वहाँ की सोसाइटी या इंटरनेशनल कम्युनिटी से। यह आर्टिकल है मलाना क्रीम। ठीक है, एक तरीके की चरस होती है ये। ओके, इसके बारे में जानेंगे कि कितनी इसकी डिमांड है। हिमाचल प्रदेश में मलाना वैली है, वहाँ पर एक विलेज है, वहाँ पर ये प्लांट होता है नेचुरली, और वर्ल्ड वाइड इसकी डिमांड है। ये आर्टिकल भी देखेंगे। तो दो आर्टिकल हो गए हमने हमारे एक्सप्लेन पेज से। इसी तरीके से वर्ल्ड पेज पे अगर देखें तो ये आर्टिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम देखेंगे कि USA की एजेंसी ने फेसबुक पर एक तरीके से फाइन लगाया है, ये कह के कि अपने कंपिटिटर्स को फेसबुक ने इलीगली क्रश कर दिया। जैसे व्हाट्सएप की बात भी कर रहे हैं, इंस्टाग्राम की बात भी कर रहे हैं। तो ये आर्टिकल देखेंगे एक तो, और एक ये वाला आर्टिकल देखेंगे जिसमें ट्रंप ने बोला है कि अब इजराइल और मोरक्को के भी रिलेशंस अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, ये वाला आर्टिकल है WHO की रिपोर्ट। ये प्रीवियस पेज पे जो हमने देखा सेम वो की वो डेटा रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको रिपीट नहीं करेंगे, पता नहीं न्यूज़पेपर में क्यों रिपीट हुआ ये। बाकी आप चलोगे इकोनॉमी पेज पे भी दो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल अच्छा है क्योंकि आपको पता है अभी फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ता चला जा रहा है। गवर्नमेंट ने जितना टारगेट किया था मार्केट से पैसा उधार लेने का, उससे ज़्यादा उधार लेने की नौबत आ गई है, क्योंकि रेवेन्यू कलेक्शन बहुत कम है। नॉन रेवेन्यू जो रेवेन्यू कह सकते हैं ना, कि जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो भी बहुत कम आई है गवर्नमेंट के पास में। तो देखेंगे किस तरीके से टैकल किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को भी अब ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस में, इंडेक्सेस में लॉन्च कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल अट्रैक्ट की जा सके। तो ये आर्टिकल देखेंगे एक तो इस पेज पे। एक ये वाला आर्टिकल देखेंगे जिसमें अभी पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं जब से ये एक आशा लग पड़ी है कि हाँ भैया वैक्सीन आने वाला है कोविड-19 का। और एक ये आर्टिकल देखेंगे जिसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक ने GDP फोरकास्ट को रिवाइज किया है और इंडिया के लिए फोरकास्ट किया है कि 2021
फाइनेंशियल ईयर में कितना क्या टारगेट रहेगा। एक आपके लिए खुद के लिए एक सेल्फ टास्क है, वो आप कंप्लीट करोगे कि जो CCI है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके लिए विकीपीडिया पे आप सर्च कर लेना और जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल है PM लेज फाउंडेशन स्टोन, को एग्जिस्टेंस ऑफ न्यू एंड ओल्ड विल फुलफिल इंडियाज एस्पिरेशन, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने अभी 21st सेंचुरी के लिए बोला है कि 21st सेंचुरी में जो हमारे इंडियंस हैं उनकी एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें नई पार्लियामेंट बिल्डिंग तैयार की जाएगी। पर एक चीज़ ये बता दी जाए, जो एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसको डिमोलिश नहीं किया जा रहा है, वो वैसे की वैसे ही है, बस 2 ट्राइंगुलर शेप में और बिल्डिंग्स बड़ी ऐड की जा रही है और इसको बोल दिया जाएगा ओवरऑल सेंट्रल विस्टा। ठीक है, तो ये अपने आप में हिस्टोरिक डे बताया है कि पार्लियामेंट इंडिया के लोगों के द्वारा बनाई जाएगी। साथ में आप देखोगे यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में 971 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये, जिसमें एरिया कवर होगा 64,500 स्क्वायर मीटर का, और ये बन के तैयार हो जाएगी 2022 में, जब हमें 75 साल हो जाएंगे आज़ाद हुए। मोदी जी का कहना ये है कि सोल ऑफ डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो गुरु नानक जी का एक स्टेटमेंट आता है और वो कहते हैं कि हमेशा स्पेस बना हुआ रहना चाहिए कि जो भी डिफरेंट थॉट्स हैं उनके बारे में बातचीत की जा सके, पर वो डिफरेंट थॉट्स है ना, वो डिसकनेक्ट में कन्वर्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये आप लाइन लिख सकते हो गुरु नानक जी के लिए, सोल ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू गुरु नानक जी। ठीक है, तो इसमें मतलब एक होता है ना, डिसेंट इज ओके बट डिसकनेक्ट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं सेकंड पेज पे इसके बारे में आर्टिकल को। ठीक है, आप देखोगे वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ थॉट्स हमारे यहाँ पर हैं और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, चाहे डिफरेंसेस कितने ही हो, डिसकनेक्ट नहीं होना चाहिए। यही गुरु नानक जी ने अपने शब्दों में कहा था कि जब तक संसार रहे, ये लाइन आप लिख लेना, जब तक संसार रहे तब तक संवाद रहे, सो लॉन्ग एज द वर्ल्ड एग्जिस्ट्स डायलॉग मस्ट गो ऑन, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जब तक संसार है तब तक बातचीत होती रहनी चाहिए। तो स्पीकिंग और लिसनिंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है डायलॉग के लिए, और डेमोक्रेसी की आत्मा भी इसे ही कहा जाता है और इसे हमें कहीं ना कहीं कंटिन्यू करना है। और अल्टीमेट जो गोल है हमारे यहाँ पर पॉलिटिक्स का या पॉलिसीज़ का, वो होना चाहिए डिफरेंसेस को ख़त्म करना, जिससे कि हम एक सोशल हार्मनी मेंटेन करके जी सकें। आप देखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगातार एक ही चीज़ कही है कि फार्मर यूनियंस के साथ में जो भी बातचीत हुई है, जो डेडलॉक अभी भी चल रहा है फार्म लॉज को लेकर के, तो उसके लिए वो बातचीत करने के लिए तैयार है, क्योंकि जट 6 है ना, वो पर्टिकुलरली पंजाब से आए हुए हैं और दिल्ली बॉर्डर्स को उन्होंने सीज कर रखा है। प्रधानमंत्री ने खुद ने एक पर्सनल नोट कहा है, डायरेक्ट हिट किया है इस बात पे कि ये जो नई बिल्डिंग है वो आप एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के साथ में एमलगमेट करोगे, एक तरीके से पूरी कंबाइन बिल्डिंग बनाओगे जो कि 21st सेंचुरी की बिल्डिंग होगी। और वहाँ पर हमारे यहाँ के जो आर्किटेक्ट्स हैं, इनकी खुद की हाथों की कलाकृति देखी जा सकती है, डिफरेंट कल्चरल जो कल्चरल डिज़ाइन, क्राफ्ट्समैनशिप, इनका भी हम देखेंगे, एक पूरा इंटीग्रेशन होता हुआ दिखाई देगा। साथ में अगर देखें, इन्होंने ये कहा कि 2014 में मैं इस बिल्डिंग में आया था, तब उस टाइम पे देखा इसी बिल्डिंग में, जो अभी करंट बिल्डिंग उसकी बात करें, बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो ड्राफ्टिंग कमेटी उनकी लीडरशिप में हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भी लिखा गया था। फिर उसके बाद में ये बोलते हैं कि 100 साल हो गए लगभग, बहुत मेंटेनेंस भी करवाना पड़ा है, वो चीज़ें हमारे काम की नहीं है। फिर इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो ये आ जाती है कि अगर इंडिया में डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल बनाना है तो हमें इलिटरेसी, पुअर्टी, सोशल डाइवर्सिटी, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, इनको ख़त्म करना है। ये एनविसाज किया था हमारे फोर फादर्स ने, और इसके ऊपर बहुत लोगों ने सवाल भी उठाए थे जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे। बट आज आप देखोगे लगभग 70 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है और हमने 21st सेंचुरी में पूरी दुनिया को ये बता दिया है कि इंडिया की डेमोक्रेसी अभी प्रोग्रेस कर रही है और प्रोग्रेस करती रहेगी। ठीक है, हमारे डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो ये एक प्रोजेक्ट रहा है हमेशा से, कि एक डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट रहा है, जिसको अचीव करने के लिए हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजीज़ रही है, जिसमें कोट करना है 12th सेंचुरी की जो फिलोसोफर रहे बासवान, उनकी बात कही गई है, जिन्होंने, और या फिर हम कहें
जो मैग्ना कार्टा आया था इंग्लैंड में सबसे पहले, जिसको हम बिल ऑफ राइट्स भी बोल दिया करते हैं, सबसे पहले इंडिविजुअल को राइट देने की बात की गई थी जो 13th सेंचुरी में आई थी। इन प्रिंसिपल पे बेस्ड हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पर बहुत से इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस भी हैं जहाँ पर हमारे ये बात बिल्कुल क्लियर की जाती है कि डेमोक्रेसी इंडिया के लिए कोई नई चीज़ नहीं थी, नया कोई आइडिया नहीं था। आप देखोगे एक गांव है जिसका नाम है उथिरामेरूर, ठीक है, जो चेन्नई से 85 से 80 किलोमीटर दूर डिस्टेंस पे लोकेटेड है। वहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन मिली है, उसमें डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में बताया गया है कि 10वीं शताब्दी में भी यहाँ पर डेमोक्रेसी के आइडियाज़ थे। दूसरा, हम चोल डायनेस्टी में पढ़ते हैं कि किस तरीके से वहाँ पर पंचायती सिस्टम चला करता था। इवन वहाँ पर आपको पता है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को भी अनक्वालिफाइड डिक्लेयर करने के प्रोविजंस थे। तो आप देखो, इलेक्शन होना और इलेक्टेड को भी अनक्वालिफाइड कंसिडर करना कुछ प्रोविजंस के बेसिस पे, तो ये तो डेमोक्रेसी के मेन प्रिंसिपल्स हैं। तो आप देखो कि इंडिया कोई नई डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस पहले से थे। और जो डिस्क्वालिफिकेशन था या किसी कैंडिडेट को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए चोला एम्पायर में जो भी डिटेल मिली है, उनमें क्या बताया गया है कि अगर आपके पास में जो एसेट्स हैं, वो अगर आपके पास आपके रिलेटिव्स हैं, उनके पास में अगर वो प्रोविज़न फुलफ़िल करने की कैपेबिलिटी नहीं है, मान लो आपके पास प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है या फिर पिछली बार आप इलेक्शन लड़ चुके हो, तो अब की बार आपको इलेक्शन लड़ना अलाउ नहीं किया जाएगा। तो ऐसे प्रोविजंस तो हमारे पास में पहले से हैं। तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी नया आइडिया है, बस वही चीज़ है कि अब हमें बताना पड़ रहा है, अब हम बता रहे हैं हमारी जो ग्लोरियस हिस्ट्री रही है, जिसके बारे में हम पूरी दुनिया को अब धीरे धीरे बता रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी यही चीज़ एनविसाज करता है। रिप्रेजेंटेटिव्स को हम इलेक्ट करते हैं तो वो लोगों के लिए आंसरेबल भी होते हैं, और वी द पीपल ऑफ इंडिया करके हमारी जो प्रीएम्बल में हम बात करते हैं, तो वो भी अपने आप में बिल्कुल चीज़ क्लियर कर देता है। बाकी और चीज़ें आप देखोगे थोड़ी सी पॉलिटिकल पॉइंट आते हैं या फिर जो चीज़ें हमारे इतनी काम की नहीं है। अब आ जाती है बात कि अभी हो क्या रहा है। देखो, CPWD के अकॉर्डिंग देखें तो लोकसभा चैम्बर होगा, अब उसमें बैठने की व्यवस्था होगी, 876 जने एक साथ बैठ सकेंगे, और जॉइंट सेशन अगर बुलाया जाए तो 1224 मेंबर्स एक साथ बैठ पाएंगे। जबकि राज्यसभा चैम्बर की कितनी कैपेसिटी कर दी जाएगी, वो 400 मेंबर्स की कर दी जाएगी। साथ में जो बिल्डिंग बनेगी वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट भी होगी, अडेप्टेबल भी होगी कि मॉडर्न डिजिटल टेक्नोलॉजी बेस्ड वहाँ पर नई इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टॉल की जा सके। दूसरा, इंडिजिनस आर्किटेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा अप्लाई की जाएगी, और हमारे जो डाइवर्सिटी है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, वहाँ से आप देखोगे अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी को और उनका शोकेस होता हुआ दिखाई देगा। शुरुआत में 2000 लोगों को जॉब मिलेगी डायरेक्टली और 9000 लोगों को इनडायरेक्टली जॉब मिलेगी, और 200 से ज़्यादा आर्टिस्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री से अपन बुलाएंगे और वो फिर इस बिल्डिंग में काम करेंगे। तो आप देख सकते हो कितना डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट है ये। दूसरा आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है फ्लेक्सिबल टाइमिंग वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन प्लान्ड इन सर्विस सेक्टर रूल्स। अभी कोविड-19 पैंडेमिक के बाद में वर्क फ्रॉम होम का एक कल्चर सा चल पड़ा है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब सेंटर प्लान कर रहा है कि नए कानून, नए रूल बनाए जाएं, जिससे कि सर्विस सेक्टर को इनकॉर्पोरेट किया जाए कि भाई आप वर्किंग टाइमिंग को और वर्क फ्रॉम होम के ऑप्शन को फ्लेक्सिबल तौर पे अवेल करा सको एम्प्लॉयज़ को। ठीक है, देखें फर्स्ट में तो लेबर मिनिस्ट्री है, उन्होंने मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के लिए बात की है कि हाँ, रूल ऑफ कंडक्ट फॉर वर्कर्स एम्प्लॉयड इन एस्टैब्लिशमेंट फॉर सर्विस सेक्टर, जो सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनके लिए ये चीज़ फाइनलाइज की जाएगी। तो आप इसमें देखोगे टोटल वीकली अगर वर्किंग आवर्स की बात करें तो 48 आवर्स की बात की जा रही है। तो वर्क फ्लेक्सिबिलिटी इंश्योर करना और वर्क फ्रॉम होम, इसी चीज़ को यहाँ पे इंश्योर करने की बात की जा रही है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है ना, जो क्रिटिसिज्म हो रहा है इस प्रोविज़न को लाने के लिए, वो ये कि अभी हमने देखा जो लेबर कोड लाए गए हैं, उन लेबर कोड में इंडस्ट्रियल रिलेशंस वाला जो कोड है ना, उसमें बताया गया है कि 300 वर्कर्स जिस इंडस्ट्री में काम करेंगे, जिस पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट में काम करेंगे, उन्हीं के ऊपर ये रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो आप मुझे बताओ, 300 से कम की अगर बात करें तो उन पे तो अप्लाई होगा ही नहीं, वो तो फिर वहाँ पर जो एम्प्लॉयर है वो अपनी दादागिरी चलाएगा। तो यहाँ पर तो एक चीज़ ये आ गई कि भाई हमारे यहाँ पे सर्विस सेक्टर में 95% जो फर्म्स हैं, स्टैब्लिशमेंट हैं, वो तो 300 से कम एम्प्लॉयज़ वाली हैं। तो इसका मतलब केवल 5%
जो सर्विस सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ हैं या जो सर्विस सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट है, केवल उनके लिए आप रूलिंग बना रहे हो, तो भाई ये तो क्या मतलब वाली चीज़ हुई। तो एक ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म निकल के आ रहा है। यूनियन की भी हमने बात की थी, यूनियन स्टैब्लिश इंडस्ट्रियल रिलेशन में ही, कि यूनियन स्टैब्लिश करने के लिए भी 300 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ होने चाहिए किसी भी एक फर्म में। तो भाई ये तो एक तरीके से आप देख सकते हो पार्शियलिटी हो रही है, सभी को इक्वल एक्सेसिबिलिटी नहीं मिल रही नॉर्म्स की जो फैसिलिटेट करना चाहिए। तो ये एक अपने आप में क्रिटिसिज्म भी आगे है आर्टिकल में, पेज नंबर 2 पे। बाकी जो मेन चीज़ थी वो मैंने आपको यहाँ बताई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि गवर्नमेंट ने प्लान कर लिया है कि जेई मेंस जो है उसके अटेम्प्ट अब अगले साल से 4 कर दिए जाएंगे। ठीक है, अभी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी, उन्होंने इंडिकेट किया है कि गवर्नमेंट इस चीज़ पे दिमाग लगा रही है कि कैसे भी करके जो नेशनल एंट्रेंस टेस्ट होता है इंजीनियरिंग के लिए, उसको कहीं ना कहीं ब्रॉड किया जाए, क्योंकि इंटरेक्शंस अभी कंटिन्यू चलते जा रहे हैं और जो भी सजेशन आ रहे हैं उनको पॉजिटिवली कंसिडर किया जा रहा है। जेई मेंस की अगर बात की जाए तो अब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीनों में 4 अटैम्प्ट, 4 की बात की जा रही है ना, मतलब 3 से 4 बार एग्ज़ाम कराई जाएगी। पहले 3 बार हुआ करती थी, अब 4 बार करा दी जाएगी। पॉइंट जो हमारे लिए काम का है वो थोड़ा सा यहाँ से शुरू होता है कि देखो प्री कोविड एरा की बात करें तब तो देखो टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट जनवरी और अप्रैल के टाइम पे हुआ करता था। बट अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज आ गई हैं और कैंडिडेट जो जेई मेंस में आएंगे तो उनके लिए नेक्स्ट ईयर से अटैम्प्ट करने के लिए क्या कह दिया कि पहले तो क्या 90 क्वेश्चंस अटैम्प्ट थे, उनमें से बोल दिया, बोला अब 70 क्वेश्चंस ही आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे और उसमें भी आप कैटेगरी वाइज डिवाइड करो तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स 3 सब्जेक्ट होते हैं, तीनों में 30-30 क्वेश्चन में से उनको 25-25 अटैम्प्ट करने के लिए अवेल करा दिया। इसकी वजह क्या है, क्योंकि कई बोर्ड एग्जाम्स में जहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड ही तो आजकल ये एग्ज़ाम होने लग गए ना, तो क्या कर दिया, इनका अलाउ कर दिया गया है, क्योंकि जो सिलेबस है 12th का, 11th का, ये रिड्यूस कर दिया गया है बोर्ड्स के द्वारा। जैसे केरल बोर्ड ने तो रिड्यूस नहीं किया बट सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया। तो ये एक फ्लेक्सिबिलिटी देना स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो एग्ज़ाम होता है जेई मेंस का, ये कौन कंडक्ट कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो इस तरीके से पूरी कंसल्टेशन की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ में भी कि किस तरीके से एग्ज़ाम को शेड्यूल किया जाए, ऑनलाइन कराएं, ऑफलाइन कराएं, या फिर एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या रूल्स फॉलो करनी चाहिए जिससे कि बच्चे बीमार ना हों। ठीक है, तो ये मेन चीज़ हमने देखी। नेक्स्ट आर्टिकल है जिसमें ये बोला जा रहा है चाइना इज लिसनिंग, चाइना सुन रहा है। और राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि भाई रूल बेस्ड ऑर्डर है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि चाइना ने ईस्टर्न लद्दाख और साउथ चाइना सी में बड़ी परेशानियों का कारण अभी बना हुआ है। तो चाइना जब बैठा है मीटिंग में और अपने चाइनीज़ काउंटर पार्ट, उनका नाम है वेई फेंगे, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बिल्कुल क्लियर कह दिया, बोले रूल बेस्ड ऑर्डर जो होना चाहिए, कानून या जो नियमों को पालन करते हुए हमें एक सिस्टम चलाना चाहिए इंटरनेशनली, वो कहीं ना कहीं अंडर थ्रेट है। ठीक है, हमें अवॉइड करना चाहिए ऐसे एक्शंस को जो फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को इंक्रीज करे, सिचुएशन को और ग्रेवर बनाया जाए। और ये मीटिंग कौन सी चल रही है, ये लाइन आप याद ही रखना, ADMMM प्लस, दैट मीन्स आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस। ये कौन से क्या है, क्वेश्चन ऐसे आता है, ADMM प्लस अभी न्यूज़ में था, ये कौन सी ग्रुपिंग से एसोसिएटेड है, तो आसियान प्लस, ये ध्यान रखना, शॉर्ट नाम दे करके पागल बनाती है यूपीएससी या फिर जो भी एग्जाम्स आते हैं। ठीक है, तो ADMM प्लस की बात हो गई। और अभी इसकी चेयरमैनशिप किसके हाथ में, वियतनाम। तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर उन्होंने कहा कि भाई एक तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हमारे साथ में मिलिट्री स्टैंड ऑफ हो रहा है चाइना के साथ, चाइना का, और दूसरा साउथ चाइना सी के अंदर हमारे साथ में, साउथ चाइना सी में अपनी एग्रेशन दिखा रहा है। तो इस चीज़ को हमें कहीं ना कहीं ज़रूर से टैकल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देख सकते हो चाइना अपनी एग्रेशन, अपनी एम्बिशंस को पूरा करने के लिए चारों तरफ परेशानियों का कारण बना हुआ है। बाकी वही चीज़ें रिपीट की जा रही है जो नॉर्मली बोली जाती है कि भाई बैलेंस बना करके रखो। ठीक है, बाकी एक बार आप रीडिंग ज़रूर मार देना। नेक्स्ट आर्टिकल अगर देखें वो है हार्ट डिजीज बिहाइंड 16% ऑफ ग्लोबल डेथ्स इन 2019, WHO रिपोर्ट। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में जो डेथ्स रजिस्टर की गई हैं उनमें आप देखोगे 16% तो केवल हार्ट डिजीज़। तो आप देख सकते हो इसमें एक बार शॉर्ट टर्म डेटा है, WHO की रिपोर्ट है, काम आ सकता है लिखने में। ठीक है, आप देखोगे अक्रॉस द वर्ल्ड पिछले 20 सालों में देखें तो हार्ट डिजीज़ जो है वो ज़्यादा लोगों को मारना शुरू कर चुकी है। ग्लोबल हेल्थ एस्टीमेट रिपोर्ट जो कि WHO के द्वारा डिक्लेयर की जाती है, वेंसडे को आई है। कार्डिक इशू मतलब हार्ट से रिलेटेड जो इशू है वो आज आप देखोगे कि 2000 का जो साल था
उसमें तो 2 मिलियन डेथ्स का कारण बना था, मतलब 20 लाख लोग। और आज 2019 में आते आते कितने लोग मरने लगे हार्ट की प्रॉब्लम से? लगभग 9 मिलियन, 90 लाख लोग। मतलब जितनी टोटल डेथ होती है ग्लोबली, उसका 16% तो केवल हार्ट डिजीज़ की वजह से मर रहे हैं। इसके अलावा नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं, वो आप देखोगे, अगर ये वजह हम देखें कि टोटल डेथ जितनी हो रही है वर्ल्ड में, उनमें टॉप 10 कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से मौतें हो रही हैं, तो पता पड़ता है 10 में से 7 तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से डेथ हुई है 2019 में। ठीक है, रिपोर्ट ने बिल्कुल क्लियर बोला है कि आप देखो कि 2000 में जहां टॉप 10 में से केवल 4 ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हुआ करती थी डेथ के कॉजेज में, जिसमें आप देखोगे अल्जाइमर ब्रेन से रिलेटेड, मतलब आप देखोगे ब्लड कैंसर से रिलेटेड है ये, डिमेंशिया या मतलब ब्रेन का जो होता है भूलने की आदतें, या फिर इस तरीके से ब्रेन का सही फंक्शन ना करना, उसकी वजह से। तो आप देखोगे कम्युनिकेबल डिजीजेज है ना, उनकी वजह से तो डेथ लगातार डिक्रीज हो रही है, उनका रेशियो तो कम होता चला जा रहा है, जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ती चली जा रही है। हाँ, कम्युनिकेबल डिजीज जैसे कि किसी वेक्टर के थ्रू या वायरस के थ्रू या नॉर्मल किसी मीडिया के थ्रू ट्रांसमिट होती हो, जैसे कि कोरोना की बात करें, कम्युनिकेबल डिजीज़ है ये। तो इसमें आप देखोगे कि लो इनकम कंट्रीज़ में अभी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ की वजह से डेथ्स अभी भी ज़्यादा होती रह रही हैं। WHO की रिपोर्ट ने बिल्कुल कहा है कि अगर करंट मोर्टेलिटी या फिर मॉर्बिडिटी की बात करें पिछले 2 दशकों में, 2000 से लेकर 2019 में, तो बिल्कुल क्लियरली हाईलाइट करता है कि हम जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का सामना करते हैं, कैंसर है, डायबिटीज़ है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं, इनको अच्छे से टैकल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी वजह से डेथ्स अभी ज़्यादा हो रही हैं। सबसे पहला डेटा आता है डायबिटीज़ की वजह से। ठीक है, जहाँ पर आप देखोगे 70% का इंक्रीमेंट देखा गया है ग्लोबली 2000 से लेकर 2019 के बीच में। डायबिटीज़ की वजह से डेथ रेट कितनी बढ़ चुकी है, समझ गए? जिसमें मेल्स की अगर बात करो तो 80% मेल्स की डेथ हो जाती है अगर डायबिटीज़ उनके हो जाती है तो जल्दी। दूसरा, वुमेन की बात करें तो उनके डिमेंशिया की वजह से डेथ देखी जाए तो 65% वुमेन का पार्टिसिपेट मतलब कंट्रीब्यूशन है डेथ्स में, आप देख सकते हो। कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात करें तो देखो निमोनिया और इसके अलावा लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो होता है हमारे सांस लेने में, लंग्स में इन्फेक्शन होते हैं, उनसे रिलेटेड वो डेडलीस्ट रहे हैं, उनकी वजह से भी बहुत सारी डेथ्स हुई है। आप देखोगे तो कुल मिलाकर के निमोनिया और जो लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है इसकी वजह से टोटल वही बात टॉप 10 में से चौथे नंबर पे रही है ये डेथ का कारण। ठीक है, इन इन्फेक्शंस की वजह से आप देखोगे कि ऑलमोस्ट 500,000 2000 में जितने लोगों की डेथ मतलब अभी जितनी डेथ हुई है ना, उससे से कम 5 लाख लोगों की कम मौत हुई थी, मतलब 5 लाख लोगों की ज़्यादा मौत होने लग गई 2000 के कंपैरिजन में 2019 में आते आते। किसकी वजह से? निमोनिया और लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। तो आप देख सकते हो कितना इंक्रीमेंट हुआ है। एड्स की अगर बात की जाए, HIV एड्स, इसकी वजह से डेथ्स की जो रेट है वो डिक्लाइन होती हुई दिखाई दे रही है। 2000 में ये टॉप 8वां नंबर आ रहा था एड्स का डेथ के कारण का, जो कि 19 में आते आते क्या हो गया, 19वें नंबर पे पहुंच गया। तो आप देख सकते हो कि जो एक एफर्ट लगाए गए थे प्रिवेंटिव अप्रोच कि इन्फेक्शन ना हो, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट प्रॉपर दिए गए, तो उसकी वजह से। इसी तरीके से टीबी की बात करें तो टीबी भी अब ग्लोबल टॉप 10 की अगर बात की जाए तो 7वें प्लेस पर हुआ करती थी 2000 में, वो अब घट के कहाँ पहुँच गई है, 13वें स्थान पर। तो डेथ रेट में कितना रिडक्शन देखा गया है, 30%। पर अभी भी आप देख सकते हो अफ्रीकन कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो हैं वहां पर अभी भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का कारण बना हुआ है टीबी। इसके अलावा कम्युनिकेबल डिजीजेस की बात की जाए तो टॉप 10 में से 6 अगर डिजीजेस की बात की जाए तो उनमें कंसिडर किया जाता है मलेरिया को, टीबी को और HIV एड्स को भी। ठीक है, WHO की रिपोर्ट ने लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, बर्डन ऑफ डिजीज एट द ग्लोबल, रीजनल और कंट्री लेवल, ये सारी डिटेल बताई है। इवन सेग्रीगेट किया है एज बेस्ड, सेक्स बेस्ड और रीजन बेस्ड, मतलब कारणों की वजह से, कॉज। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो अलग अलग तरीके से पूरी डिटेल दी है इस रिपोर्ट ने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है कि फ्रांस में जो नया ड्राफ्ट आया है लॉ का इस्लामिज्म के अगेंस्ट में, वो क्या है।
हमें पूरा पता ही है कि अभी रिसेंटली रेडिकल इस्लामिज़म बहुत ज़्यादा राइज पे है और यूरोप में सबसे ज़्यादा मतलब मुस्लिम्स की पॉपुलेशन आप देखोगे तो फ्रांस में है। तो वहाँ पर अभी एक टीचर जिनका नाम था सैमुअल पैटी, उनको असैसिनेट कर दिया था एक चेचन्या बेस्ड एक माइनॉरिटी ग्रुप के एक लड़के ने। तो उसके बाद में एक अपने आप में लाइन सी एक कह सकते हैं ना, एक डिबेट सी चल पड़ी है कि किस तरीके से रेडिकल इस्लामिज़म को कंट्रोल किया जाए। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए अभी ये कानून लाया गया है और ये कहा गया है कि रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स को रीइंफोर्स करने के लिए कानून लाया जा रहा है नेशनल असेंबली में फ्रांस की में। ठीक है, अब बात आ जाती है इस लॉ में प्रपोज क्या किया हुआ है। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि बच्चों की स्कूल एजुकेशन है ना, वो अब स्कूल्स में ही होगी, ड्रॉप आउट नहीं होने दिया जाएगा। उसके लिए स्ट्रिक्टर कंट्रोल कर दिया गया है मॉस्क पे या फिर जो भी प्रीचर्स हैं उन पे। ठीक है, कि कोई भी ऑनलाइन कैंपेन नहीं चलाई जा सकती, क्योंकि अभी क्या है, ये जो इमैनुअल पैटी का जो डेथ हुई थी, तो उनके साथ सब सैमुअल पैटी इनकी जो डेथ हुई थी, इनमें सबसे बड़ा रीज़न क्या था, एक ऑनलाइन कैंपेन चल पड़ा था और उसका रिजल्ट फिर क्या हुआ, एक लड़का आया और उसने मार दिया। इसी तरीके से फ्रांस में जो मॉस्क हैं उनके ऊपर सर्विलांस ज़्यादा रखा जाएगा और गवर्नमेंट जो है अब सुपरविज़न का काम भी करेगी कि हाँ, इमाम्स की ट्रेनिंग कैसे हो रही है, ग्रेटर पावर उनके हाथ में ना आ जाए। ठीक है, क्योंकि कैसे भी करके अगर वर्शिप कर रहे हैं वो, तो उनको क्या सब्सिडी मिल रही है और किस तरीके के प्रिंसिपल्स पे वो काम कर रहे हैं। तो मेन काम क्या होगा, रिपब्लिकन प्रिंसिपल्स को असर्ट करना। इसके अलावा आप देखोगे फ्रेंच सेक्युलरिज्म लॉ, आपको पता होना चाहिए कि वेस्टर्न सेक्युलरिज्म और इंडियन सेक्युलरिज्म में डिफरेंस क्या है। वहाँ तो स्टेट का रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है और हमारे यहाँ पर रीजनेबल डिस्टेंस है। ठीक है, तो अभी क्या है, फ्रांस के सेक्युलरिज्म लॉ, उसमें भी आप देखोगे स्टेट एम्प्लॉयज़ को एंगेजमेंट से मना कर दिया। अब क्या कहा जा रहा है, स्टेट एम्प्लॉयज़ का मतलब कोई भी अगर जॉब करने भी आ रहा है तो हिजाब नहीं पहन करके आ सकते, कोई भी रिलीजियस साइन पहन करके नहीं आ सकते हैं अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो। अब गवर्नमेंट ने इस प्रोविज़न को और ज़्यादा एक्सटेंड कर दिया कि सब कॉन्ट्रैक्टेड पब्लिक सर्विस में भी अगर कोई काम कर रहा है ना, तो वो भी सेक्युलर लॉ को फॉलो करेगा, वो भी कोई रिलीजियस साइन को अपनी बॉडी पे शो नहीं कर सकता। ठीक है, साथ में इस लॉ ने बिल्कुल क्लैंप डाउन किया है कि जो होम स्कूलिंग होती है, जो बच्चों को घर पे पढ़ाया जाता है, तो 3 साल के पहले पहले घरों पे जो एजुकेशन देनी है दे दो, उसके बाद में नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर उसके बाद में वो इस्लामिक जो रेडिकलिज्म है वो उन पे आने की एक चांस बन जाता है। तो 3 साल के बाद में बच्चों को जो नॉर्मल स्कूल्स हैं उन्हीं में भेजना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से वर्जिनिटी सर्टिफिकेट का एक इशू है, उसमें भी कहा गया है कि अब डॉक्टर्स को अगर ये वर्जिनिटी सर्टिफिकेट देते हुए पकड़ा गया तो उनको जेल दे दी जाएगी। इसी के अलावा अगर कोई पॉलीगैमस है, मतलब एक बंदा जिसके बहुत सारी पत्नियां हैं, वो अगर कहीं पर रहने के लिए आ रहा है तो भाई उसकी चेकिंग प्रॉपर की जाएगी, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा, बैन कर दिया गया है। आप देख लो ये रेजिडेंसी में। इसके अलावा जो भी अगर रेजिडेंस मतलब रहने के लिए कोई मतलब फॉर एग्जांपल शादी हो रही है किसी कपल की, तो उनसे ये बातचीत करी जाएगी, भाई आपको फोर्स तो नहीं किया जा रहा है शादी के लिए। ठीक है, उनकी काउंसलिंग की जाएगी और फोर्स नहीं किया जाएगा तब जाकर के उनकी शादी एक्सेप्ट की जाएगी। और इसी तरीके से आप देखोगे ऑनलाइन हेट स्पीच अगर कोई लेकर के आता है तो स्ट्रिक्टर पनिशमेंट के प्रोविजंस किए गए हैं। तो इनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं हमारे यहाँ पर भी कानून बनाते टाइम पे। क्यों? क्योंकि रेडिकलिज्म जो है ना, उसको तो किसी भी तरीके से हमें रोकना चाहिए। बस वही चीज़, कानून बने तो आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। हाँ, रेडिकलिज्म को रोकने के लिए कानून बनाना बहुत ज़रूरी है। समझ गए? बाकी तो इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात करें तो टर्किश प्रेसिडेंट, ये तो हमें पता ही है कि इस्लामिज़म के अभी जो करता धरता बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। इसी तरीके से अल अज़हर, इजिप्ट के जो टॉप क्लरिक हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि बोले ये रेसिस्ट स्टांस है मैक्रों का, जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है। और बहुत सारे जो लोग हैं जो फ्रांस में लोकल भी हैं, ऐसी बात नहीं है, मुस्लिम फेथ को फॉलो करने वाले लीडर्स ने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया है। तो यही काम की थी, बाकी पॉलिटिक्स है हमारे और किसी काम की नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल अगर आप देखें तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग आर्टिकल है कि मलाना क्रीम, ये एक कैनेबिस एक तरीके से हिमाचल प्रदेश में उगने वाली, तो ये वर्ल्ड वाइड डिमांड में क्यों है। ठीक है, अभी सुशांत सिंह राजपूत का जो केस चल रहा है आपको पता है, तो मर्डर का केस तो रहा नहीं, बस अब केवल रह गया क्या, नारकोटिक्स का केस बन के रह गया है। तो मलाना क्रीम का नाम वहाँ पर आया है एक बंदे के थ्रू। तो मलाना क्रीम क्या है, ये एक तरीके का चरस होता है और मलाना वैली है हिमाचल प्रदेश में। देखो ज्योग्राफिकली आप इसको मेंटेन लिख लो,
ठीक है, मलाना वैली कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि चरस जो है वो एक रेजिन है, मतलब ऊपर से उतरने वाला जो एक लेयर है एक तरीके से, वो उतरती है, चिपचिपा सा होता है रेजिन, ठीक है। तो कैनेबिस का ही एक मान लो स्ट्रेन है, उसकी स्पीसी है, उसके ऊपर उसके प्लांट पे ये रेजिन लगता है, उसको ये नेचुरली उगने वाली चीज़ है, ठीक है। और इसको कल्टीवेशन अगर कहीं पे किया जाता है तो उसको इलीगल कंसिडर किया जाता है, क्योंकि हमारे 1986 के बाद में कानून आ गया। वैली में अगर बात करें, ये मलाना वैली में, वहाँ पर एक ही विलेज है और उस विलेज का नाम भी मलाना ही रखा हुआ है। तो वहाँ पर प्रोड्यूस है ना, ये जो रेजिन है ये प्रोड्यूस किया जाता है, और इस रेजिन को आप देखोगे क्रीमी टाइप है, क्लेई टाइप, क्लेई का मतलब चिपचिपा टाइप चीज़ होती है, ठीक है, जो मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। तो स्टेट में यहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है और फिर बाद में इसका आप देख सकते हो इलीगली कंट्री में या इंटरनेशनली इसका फिर एक तरीके से ट्रेडिंग होती है, लेन देन का काम चलता है। मलाना की अगर बात करें गांव की, तो लगभग अभी पॉपुलेशन 2500 के लगभग है, और एल्टीट्यूड भी आप देखोगे तो सी लेवल से लगभग 2500 से भी ज़्यादा मीटर की हाइट पर ये लोकेटेड है। तो ये आप देखोगे अपने आप में सेंचुरीज से सेल्फ कंटेन्ड डेमोक्रेटिक सोसाइटी है। और इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पर एज ओल्ड ट्रेडिशंस भी हैं, ब्यूटीफुल सिनेरीज भी देखने को मिलती हैं, मिथ्स भी हैं, लेजेंड्स भी हैं, और साथ में आपको पता ही है मलाना क्रीम, इसकी वजह से भी ये लोकेशन जो है वो अट्रैक्शन का कारण बनी रहती है, ठीक है। फिर बात आ जाती है कि स्पेशल क्या है। देखो इसमें एक कंपाउंड मिलता है, उसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रो कैनेबिनॉल, ठीक है, THC, ये याद रखना THC। ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है कैनेबिस प्लांट का, और इसके प्रेजेंस की वजह से ही ये अपने आप में एक अट्रैक्शन का पॉइंट है मलाना विलेज जो है, जो कि साइको एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो कि हाई सेंसेशन प्रोड्यूस करता है जब कोई इसको यूज़ करता है। इसके अलावा हम देखें, चरस मलाना वाले रीजन से ये है ही, तो आप देखोगे एरोमेटिक कंपोनेंट्स भी हैं इसके, फ्लेवर भी इसका डिफरेंट मिलता है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसकी डिफरेंट है, और इसी क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पे ये प्रोड्यूस किया जाता है, यूनिक क्लाइमेटिक कंडीशन जो कि मलाना वैली में अवेलेबल है। तो इसकी वर्थ क्या है, तो भाई बात ऐसी है, लोकेशन क्या है, जगह क्या है, बेचने वाला क्या है, उसके हिसाब से 1500 से 8000 रुपये पर 10 ग्राम के हिसाब से ये बिकता है। और अगर ये इंटरनेशनल बॉर्डर्स को क्रॉस करके इंटरनेशनली पहुंच गया तो आप समझ सकते हो इसकी प्राइस जो है वो स्काई रॉकेट, मतलब बहुत ऊंचाइयां छू लेती है। आप देखते हो ये हैश की कॉस्टलीस्ट फॉर्म में से एक है, जो कि एम्स्टर्डम मतलब नेदरलैंड्स में भी बिकता है। ये आप सोचो, हिमाचल प्रदेश में प्रोड्यूस हो रहा है, बिक रहा कहाँ पर है। और पैडलर्स जो होते हैं वो इसकी स्मगलिंग करते हैं इस चरस की, और उसके हिसाब से काम पूरा होता ही रहता है। अब बात ये आ जाती है कि ये इलीगल है, फिर क्यों प्रोड्यूस होता है। तो सिंपल सी बात है जी, पुलिस तो अपनी तरफ से पूरा काम कर रही है, जो हमारे पास में कानून अवेलेबल है ना, ये नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस 1985, इसके बेसिस पे। पर गांव वालों के खेत हैं, उनको जला भी देती है, सब कुछ कर देती है, पर गांव वाले क्या करते हैं, और थोड़ी हाइट पे चले जाते हैं वहाँ पर जा करके, और फिर वहाँ पर क्रॉपिंग करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, दूसरा लेन देन का जो काम होता है इस मलाना क्रीम का, वो ऐसे नहीं है कि रोड के थ्रू आ रहे जा रहे हैं, नहीं जी, वो आते हैं ट्रैकिंग करके, झूलते झालते जंगल के एरिया से, जिससे पकड़ भी नहीं पाते फिर उन लोगों को। तो ये क्या, इस तरीके से पूरा माहौल चलता रहता है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर हर कोई इस मलाला क्रीम के अगेंस्ट में। हिमाचल प्रदेश के जो आप देख सकते हो, हाई कोर्ट में बहुत सारे लेजिस्लेटर्स ने भी सपोर्ट किया हुआ, हाई कोर्ट में पिटिशन लगी हुई है कि मलाला क्रीम को आप अलाउ करो इस तरीके से। तो इस तरीके से मोटी चीज़ मैंने बता दी, मलाला क्रीम क्या है, चरस है एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, यूएसए की एजेंसी ने, और यूएसए की फेडरल एजेंसी ने और स्टेट्स ने एफबी मतलब फेसबुक को स्यू किया है। ये कहा है कि भाई ये तो गड़बड़ चीज़ है। तो वजह मैंने आपको बता ही दी है कि $1 बिलियन में तो देखो व्हाट्सएप खरीद लिया था 2002 में, $19 बिलियन में फिर इंस्टाग्राम को खरीद लिया था। तो इस तरीके से अपने कॉम्पिटिटर्स को हटाता चला जाता है। तो इस चीज़ के लिए कहीं ना कहीं फेसबुक के ऊपर क्लेम लगाई जा रही हैं। यही गूगल अमेज़ोन पर बात की जा रही है कि ये दोनों के दोनों भी चीटिंग करते हैं। ये फ्रांस में इन पे $163 मिलियन का फ़ाइन लगाया हुआ है। बोलते हैं कि ये एडवर्टीज़मेंट में जो कुकीज़ आते हैं ना, आप जब भी वेबसाइट ओपन करते हो तो उन कुकीज़ में कंसेंट नहीं मांगते हैं, बस साइन इन करवा देते हैं जो भी यूज़र्स हैं। तो वो भी चीज़ गलत है। तो ये इनकी जो टेक्निकल जाइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। फिर बात आती है ट्रंप और इजराइल की, ये मोरक्को एग्रीमेंट की। तो ये चीज़ हम जानते ही हैं कि अभी फ़िलहाल
ये चौथा अरब कंट्री होगा, ठीक है, जो तल अवीव दैट मीन्स इजराइल के साथ में अपने रिलेशंस को नॉर्मलाइज कराने जा रहा है। और इसमें मीडिएशन कौन कर रहा है? ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। और इनके खुद के ट्रांजैक्शनल जो इश्यूज हैं उन पे चलता रहता है कि हाँ भाई वेस्टर्न सहारा रीजन में मोरक्को अपनी क्लेम करता है तो यूएसए बोलता है कि हम रिकॉग्नाइज कर लेंगे, तुम तो बस केवल इजराइल की बात को मानो। ठीक है, देखते ये वाला आर्टिकल है जिसमें लिक्विडिटी पुश फॉर डेट मार्केट प्लान टू लिस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन ग्लोबल बॉन्ड इंडिसेस। क्या है कि देखो गवर्नमेंट के पास पैसे की तो है कमी, यूनियन बजट में ये चीज़ कह भी दी थी कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए जो भी लिमिटेशंस हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ पे उनको हटा देंगे, जिससे कि बाहर के लोग भी सीधा इन्वेस्ट कर सके। और आरबीआई ने भी मार्च 30 को ये नोटिफाई कर दिया था कि अब फुल्ली एक्सेसिबल रूट ओपन रहेगा जहां पर नॉन रेजिडेंट हैं वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में बिना कोई सीलिंग के, बिना कोई लिमिटेशन के इन्वेस्ट कर पाएंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह इतनी सी है, गवर्नमेंट के पास में पैसे की है कमी। गवर्नमेंट ने टारगेट किया था 2020-21 के बजट में कि हम टोटल फाइनेंशियल ईयर में बोरोइंग करेंगे 7.80 लाख करोड़, जो कि फर्स्ट हाफ में ही कितना ले लिया? 7.66 लाख करोड़। तो देख लो लगभग जितना टारगेट किया था उतना। अब कहाँ से बोरो करेंगे? तो क्या करना पड़ेगा? ग्लोबल मार्केट को एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। तो ग्लोबल बॉन्ड रिलीज़ कर दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर, ये पहले तो क्या टारगेट दिया हुआ था कि करेंसी, फॉरेन करेंसी डिनोमिनेशन की कहीं ना कहीं एक इशू थी गवर्नमेंट को कि भाई हम इशू करेंगे कि फॉरेन करेंसी में, बट उसमें क्या रहता है, करेंसी रिस्क रहती है कि करेंसी अप्रिशिएट होगी कि डेप्रिशिएट होगी, उसकी वजह से वैल्यू चेंज हो जाती है। आज मान लो 73 रुपये इक्वलेंट डॉलर है एक, ठीक है, अब कल को ना 75 रुपये, 70 रुपये या फिर कोई भी वेरिएशन आता है तो फिर गवर्नमेंट को रीपे करने में कितना प्रॉब्लम आता है। तो अब क्या किया जाएगा? रुपी डिनोमिनेशन के अंदर भी लॉन्च करेगी गवर्नमेंट, ठीक है। और उसमें आप देखोगे जिन कैपिटल्स में रिस्क है उनको अवॉइड करके जिनमें रिस्क नहीं है वहाँ पर कोई कैपिंग नहीं होगी उन सिक्योरिटीज़ में, समझ गए। दूसरा आप देखें, गवर्नमेंट जो है उसका अभी क्या है कि 3.5% का जो जीडीपी का फिस्कल डेफिसिट को क्रॉस ना करना वो एक टारगेट रहता है, वो तो ऑलरेडी ब्रीच हो चुका है कोविड-19 की वजह से। तो ये एक चीज़ ओपन अप कर दी गई है। फिर एक इम्पॉर्टेंट